जनाब सिराज सानी साहब सरंदर बांडीपुरा कश्मीर से आपके सामने आज सदाए गुलजार चैनल के ऑफिस में हाजिर हैं, हमारे स्टूडियो में। तो इनका सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि ये समझकर यहां आए, दावत हमारी कबूल की, ये समझ करके कि सदाए गुलजार चैनल किसी एक बंदे का नहीं है, ये सारी कौम का है। इसका मीनिंग है चमन की पुकार। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी कि आप इसमें तशरीफ लाए। तो खैर मैं आपको वेलकम करता हूं पंजाबी के एक शेर से। ओ बावे अंदर तोता बोले, बावे अंदर तोता बोले, चुंज रती फरकावे, सदाए गुलजार चैनल उसे दा जड़ाए आके बहुत बहुत जबरदस्त। तो मैं आप गोजरी के शायर हैं, इसलिए आपके वेलकम करने के लिए एक बंद गोजरी में कहता हूं। इरशाद। वो असुम को ते कतक लगो, असुम को ते कतक लगो, असुम को ते कतक लगो, कपू बरूंगी बारी। वो असुम को ते कतक लगो, कपू बरूंगी बारी। यो अदीब दूरों आयो, हूँ सदके सोवारी। बहुत बहुत शुक्रिया रंजोर साहब। बाकी सदाए गुलजार चैनल जो है ये किसी एक मखसूस बंदे का चैनल नहीं है। कहते हैं ना कि चमन में इख्तिलाफ रंग बू से बात बनती है। जी जी बहुत। चमन में इख्तिलाफ रंग बू से बात बनती है। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, क्या हम हैं। तो सदाए गुलजार चैनल जो है ये न कि जम्मू कश्मीर का नहीं, हर उस शख्स का जिसको इल्म फन अदब आर्ट कल्चर के साथ लगन है, उसके लिए हर वक्त दाएं फैला के इस्तकबाल के लिए तैयार है। ये हर एक का साझा, हम अपनी भाषा में इसको साझा बोलते हैं, सबका अपना चैनल है। कोई भी जब मर्जी वो इस चैनल पे आके अपना इज़हार ख्याल कर सके, अपने फन का मुजाहरा कर सकता है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्र गुजार हूं कि आपने मुझे दावत दी इतने बड़े प्लेटफार्म पे। आज जैसे खाक पाई शोरा अदबा को भी आज मौका दिया आपने मुझे इतने बड़े प्लेटफार्म पे बैठने के लिए। बहुत बहुत नवाज शुक्रिया आपका। तो व्यूअर्स, मैं आपको ये बात बताता चलूं कि ये सिराज सानी साहब जो हैं वाकई ही ये सानी हैं। बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, मुशायरों में भी इनके बारे में सुनते हैं। ये गोजरी, उर्दू, पंजाबी, पहाड़ी और यहां तक कि कश्मीरी में भी कलाम लिखते हैं। इनकी गजलें, इनके गीत कश्मीरी में भी मौजूद हैं। ये तो किसी तारीफ के से छुपे हुए नहीं हैं, किसी वाकफियत से छुपे नहीं है कि हम इनकी कोई वाकफियत करवाएं। जम्मू कश्मीर के सारे लोग तो इन्हें जानते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि कोई इनकी पहचान नहीं करवा पाया होगा उस ढंग से जैसे होनी चाहिए। तो ऐसे शायरों के लिए ही हमारा ये प्लेटफॉर्म है, हमारा ये आर्ट कल्चर सदाए गुलजार चैनल जो है इन्हीं लोगों के लिए बना है कि हम आपको अच्छे अच्छे लोगों से मिलाएं जो वाकई ही अदब को जानते हैं और अच्छे ढंग से जानते हैं। तो मेरा इनसे मौजू ये रहेगा, मैं इनसे और क्या पूछूं, इनकी ये खुद अपनी एक पहचान है, इनका इंटरव्यू और लेने की हमें जरूरत नहीं है, बल्कि इनके कुछ कीमती लफ्ज होंगे। तो मैं चाहता हूं कि वो व्यूअर्स तक पहुंचे और हमें पता चले कि अदब क्या चीज है, ये किसी कौम को कैसे जिंदा रखता है और इससे हमारे पूरे देश को, पूरे हिंदुस्तान को कैसे फायदा मिलता है
और इस चैनल पर आकर अपना आर्ट शो करने से, अपने सही अदीब फनकार होने का आदब सीखने से इंटरनेशनल तौर पर भी ह्यूमैनिटी जो है इसका मैदान वसी हो जाता है, जिसको इंसानियत कहते हैं, वो हमारे यहाँ सिखाई जाती है। हम बाकायदा यहाँ पर स्पेशल ट्रेनिंग भी देते हैं शायरों को, और अच्छी अच्छी बातें उनको सिखाते हैं और ट्रेंड करते हैं, अंदरूनी शायर या अदीब बनाते हैं। कुछ तो आपने हजरत देखा होगा, शायर तो वैसे आजकल सब हैं, गलूकार भी हैं, लेकिन मुझे कभी कभी थोड़ा सा दुख महसूस होता है कि जब उनकी आंखों से वो लफ्ज टपकता नहीं जो वो बोल रहे होते हैं। ऐसा लगता है कोई मजबूरी मारे बोल रहा है, किसी मजबूरी की वजह से या ड्यूटी लगाई है, लेकिन इसको तो मैं समझता हूं कि ड्यूटी के तौर पर नहीं समझना चाहिए। जो बात मुंह से निकले उसका कुछ असर हो, और वो समाज में नहीं दिख रही है, समाज में उसका असर दिख नहीं रहा है। जैसे कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है कि हम भ्रष्टाचार खत्म करने जा रहे हैं, तो आज तक अभी भी कुछ कमियां मौजूद हैं। दो चीजें अभी भी मौजूद हैं। मुझे वहां तक बीच में शायरों का भी वो ख्याल आ गया, तो मैं आपको भी इसमें मुलव्वस करूंगा कि इस बहस में आप हिस्सा लेंगे हमारी में, कि मुझे वो दुख लगा एक बात का कि दो चीजें ऐसी हैं जो कौम को खत्म कर रही है। दुनिया के ऊपर दो चीज जिंदा है, एक इंसान है और एक पेड़ है। बिल्कुल। दो चीजें हैं जो एक दूसरे के सहारे जीती हैं, बिल्कुल। जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करती हैं, इन्हें एक्सेल होता है। हाँ, अब मुल्क कैसे साफ सुथरा रहेगा, स्वच्छ हिंदुस्तान कैसे बन जाएगा, स्वच्छ भारत कैसे बनेगा, तभी बन पाएगा जब हमें वो दो बीमारियां, दो जरासीम जो हैं वो खत्म हो जाए। खत्म होने का मतलब उनका जो कड़वापन है, जो उनके अंदर जहर है, वो जहर खत्म हो जाए, तो फिर ये दो चीजें बच सकती हैं, दो जिंदा चीजें, इंसान और पेड़ पौधे। पेड़ पौधे तब बचेंगे कि जंगल के मुलाजिम जो हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, वो रिश्वतखोरी छोड़ दें और बच्चों की तरह जंगल को पालें। और ह्यूमैनिटी जो है, इंसानियत जो है, वो तब बचेगी कि जब इनमें कुछ महकमे, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हुआ, इस किस्म के कुछ महकमे हैं, पटवारी डिपार्टमेंट हुआ, मैं तो इनको कुछ सामने कहने से ग्रेज नहीं करूंगा जी, कि ये लोग जो हैं क्या करते हैं कि ये समाज को सुधरने नहीं देते बल्कि बिगाड़ते हैं। कई बार मैंने देखा एक आदमी बाइक दौड़ा रहा है, उसके आगे 10 एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसको पुलिस नहीं रोक रही है। दूसरे दिन उसको ऑर्डर होता है, पीछे से फोन आ गया, हमने इतना पैसा इकट्ठा करना है, शाम तक एक कॉपी वो पर्चियों की खत्म होनी चाहिए, तो वो चलान लेकर रोड में बैठ जाते हैं और कच्ची रोडों में बैठते हैं। जहां मैंने देखा रोड पक्की कोई नहीं बनी हुई होती है, टूटी हुई होती है, आगे कोई रोड नहीं जा रही होती है, जिस रोड में ट्रालियां वगैरह चल रही होती हैं, उस रोड में वो क्या करते हैं, वो भी ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं, थाना पुलिस वाले क्या करते हैं, उनको पैसा इकट्ठा करने की गर्ज पड़ती है तो उनको लगाया जाता है वहां, तुम पैसे इकट्ठे करो। अब वो वहां पर लोगों की चेक करते हैं कि इसने हेलमेट नहीं लगाया, इसने बेल्ट नहीं पहना, इसने ये नहीं, तो पता है लोग गांव में निकलकर एक घर से दूसरे घर जा रहे होते हैं, हाई ट्रैफिक में तो वो जाते नहीं, गांव की गली में वो क्यों हेलमेट लगाएंगे, वहां पर वो बेल्ट नहीं बांधेंगे, तो क्योंकि अकेली गाड़ी तो उनकी जा रही है। जिस रोड के ऊपर दिन की 2 गाड़ियां चलती हैं, उसमें किसी को हेलमेट की या किसी चीज की क्या जरूरत थी, जब वो ट्रैफिक में आ ही नहीं रहा, जब वो गांव से एक घर से दूसरे में जा रहा है। लेकिन ये पैसा इकट्ठा करने के लालच से उनको भी तंग करते हैं। शुरू शुरू में ऐसा हुआ कि मैं तो ये कहता हूं कि मिलिटेंसी भी इन लोगों के हाथों से फैली। एक आदमी के घर कोई आ जाता था मिलिटेंट, रोटी खिला, चल गन के सहारे से, वो बेचारा डर के मारे, अपनी जान के मारे खिला लेता था। पुलिस दूसरे दिन, आर्मी को पता नहीं होता था, पुलिस ही जाती थी आगे, तो पुलिस जाती थी घर में, जो भाई बेचारा रह गया होता था, किसी का बहन भाई, उसको बहन को अलग बाजों से पकड़ लिया, भाई को अलग किया और उनको दाड़े मारने और मारना शुरू कर लिया। तूने हमें नहीं बोला, तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता। अब दूसरे दिन क्या हुआ, उसने सोचा वो मेरी बहन को पुलिस वाले ने बाजों से पकड़ लिया, वो भी, उसको भी गुस्सा आता, वो भी जाकर मिलिटेंट बन जाता। इस तरीका से तो हमारे जम्मू कश्मीर पहले खत्म हुआ। लेकिन बड़े बड़े सकालत, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर भी इस बात पर गौर नहीं कर रहे हैं कि कौन से लोग हैं जो हमारे समाज को बिगाड़ रहे हैं, चाहे वो हमारे भाई है, चाहे वो हमारा चाचा है उस डिपार्टमेंट में। अगर वो अच्छा काम नहीं करते हैं तो उन लोगों को देखना चाहिए। अब इसी तरह दूसरा मकसद जो हमारा है कि
ह्यूमैनिटी में अदब कैसे बढ़े। अगर अदब नहीं है तो डिग्रियां लेने का कोई फायदा नहीं। डिग्री लिया हुआ कोई बड़ा डीएसपी है, डीआईजी है, एमएलए है, कोई है, जिसने डिग्री ली है वो तो रिश्वत खाएगा भाई, वो तो गरीबों का हक खाएगा, वो तो रिश्वत खाकर अपने कुंभा परवरी करके किसी तक हक नहीं पहुंचाएगा भाई। क्यों नहीं पहुंचाएगा? कि उसने वो अदब सीखा ही नहीं है। जब वो स्कूल दाखिल हुआ था उसको दिखाया गया था कि इंजीनियर कैसे बनना है, केमिस्ट्री का फार्मूला कैसे निकलेगा, उसको ये नहीं सिखाया गया था कि दर्द क्या चीज है। क्योंकि आजकल उर्दू भी खत्म है और फारसी भी खत्म है। जिन चीजों में दर्द होता था और लोग शर्म करते थे कि हमसे कोई बुरी बात ना हो, कोई गाल निकालता है तो हम उसका जवाब गाल का ना दें क्योंकि हम बीए पास हैं। तो एक वक्त वो था जो बीए पास होता था, उसका चलना और था, उसका बोलना और था। आज का बीए पास भी ऐसे बोल रहा होता है जैसे अनपढ़ बोल रहा होता है। बड़े के साथ कैसे बोलना है, छोटे के साथ कैसे बोलना है, कोई कॉल करे उसका जवाब कैसे देना है, किसी की पहचान कैसे करनी है, किसी की वाकईत कैसे करनी है, ये सारी चीजें उनके दिमाग में नहीं है और इनका असर हमारी आने वाली नस्ल पर पड़ रहा है। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मुझे इस बात के बारे में समझाएंगे हमारे व्यूअर्स को कि ये अदीब लोग जो हैं ये क्या होते हैं। अब अदीब क्या ये कोई खरीदी हुई डिग्री है या खुदा की तरफ से देन है या इसको क्या होना चाहिए? हुजूर साहब, मैं तो सिर्फ अदब पे ही बात करूंगा, अदब की ज़मीन में बात करने की कोशिश करूंगा। जहां तक आपने पूछा सवाल अदीब, ये कुदरती एक शऊर होता है जी। जब शऊर होगा तो फिर शेर निकलेगा। हमारे एक बहुत बड़े मुफक्किर वली खुदा दोस्त शायर गुजरे हैं, साईं फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। हाँ, साईं फखरुद्दीन। उन्होंने एक ही मिसरे में इस बात को खत्म कर दिया कि नहीं बाज करामता फखरुद्दीन शेर आमदा कलब जबान बिचू। ओहो। तो ये उन्होंने तब भी ये बात कही थी कि आज साबित हो रही है। शेर को दोबारा पढ़ना व्यूअर्स को ये याद हो जाए कि नहीं बाज करामता फखरुद्दीन, नहीं बाज करामता फखरुद्दीन शेर आमदा कलब जबान बिचू। करामत जब तक रब की करामत ना हो शेर कल्बो जबान से नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा बेशक। ये साईं फखरुद्दीन रहमतुल्लाह का कौल है। तो इसी जमीन में ये बात एक और छोटी सी बात करने की जसारत रखूंगा कि जो हाल की बात है जी, इस वक्त की जो अदब है, शेर व शायरी है, आप इन शायरों के अदीबों के बारे में क्या फर्क समझते हैं? जो पहले थे उनके में और इनमें क्या फर्क है? पहले जो शायर थे वो मेहनत करते थे, वो सबसे पहले इसमें जो ये शेर व शायरी है वो पहले इसको खुद पे अप्लाई करते थे। जो शेर उन्होंने कहा है वो किरदार उनके अंदर होता था, वो किरदार गुफ्तार हर चीज में उन पे खरा उतरते थे। हाँ। अब जो है अब ये सोशल मीडिया सिस्टम चल गया है तो सीख कर ट्रेनिंग के तौर पर बनाए जाते हैं शायरी। आप इसमें इस तरह समझ लेंगे। मैं आपके वसासत से व्यूअर्स से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि हर एक अपने अपने लेवल पे देख रहा है। हाँ। आज आप जाओ जो किसी जिसको कुछ नहीं आता है वो अदीब और फनकार हो, अदीब और फनकार हो, किसी फील्ड में बिठा के, मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई अदीब फनकार हूं, मैं इस जमीन में अपने आप किसी गिनती में नहीं ला रहा हूं। अलबत्ता एक चीज वाज़ेह तौर इस वक्त सामने आ रही है कि आज व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, सोशल मीडिया का दौर दौरा है, तो इसमें सिर्फ इसलिए आप मेरे गुण गाओ, मैं आपके गुण गाऊंगा, बस बिजनेस है, बस ये मामला। हाँ, अब अगर इसमें ये बात है कि मुझ में कमियां हैं, मैंने आपके सामने एक शेर पेश कर दिया, उसमें कमी है। जानबदारी तो ये है कि देखने वाला जगह से मुझे ये निशानदेही करवाए कि फलां जगह में आपको रदीफ काफिया की कमी है, वजन इसमें कम है, बहर इसमें नहीं है, तो यहाँ पे आपका ये मसला हो रहा है, तो इसको आप रेक्टिफाई करो, इसका आप इस्लाह कीजिए। आप उसके बरकस जो वो गलतियां नहीं देखेगा, वाह वाह करेगा, क्योंकि उसको बदले में मुझसे भी वाह वाह चाहिए,
ایسا نہیں کہ فری میں کرے گا. اب رہی بات اچھا ادب پنپنے کی، اس کے لیے نکات ہوتے ہیں، لیکن نکات وہ کہ جس کو حسد نہ ہو. حسد نہ ہو. مجھے آپ سے کچھ ذاتی تضاد ہے، آپ کے شعروں کو میں کٹ چھوڑ کے نکات بن گیا نہ. دیانتداری سے اس پہ تنقید ہونی چاہیے شعر و شاعری پہ. اب آپ میرے شعر پہ تنقید کریں گے، اصلاح کریں گے، مجھے برا لگ جائے گا. آپ نے میرے شعر پہ کیوں انگلی اٹھائی؟ میں یہ نہیں سوچوں گا کہ آپ کی مہربانی سے شعر سیدھا ہو رہا ہے. سیدھا ہو رہا ہے. تو آج دراصل میں جو ہے سب دکھاوے کی بات ہو رہی ہے، تاکہ آپ کسی بھی سوشل میڈیا کے کسی بھی مطلب میڈیم کو آپ دیکھیں گے، وہاں پہ یہی چرچے ہوتے ہیں. لیکن آپ اس کلام کو اکٹھا کر کے کسی اچھی جگہ پہ رکھو، کسی ترازو میں رکھو، ایک بھی نہیں تلنے کے قابل ہے. مگر میں خود اس میں شامل ہوں. وجہ کیا ہے کہ ہم ایک تو منمانیاں کرتے ہیں، ہم محنت نہیں کرتے ہیں، ہمیں شعری اصناف کا علم نہیں ہے، ہمیں شاعرانہ مزاج ہمارا شاعرانہ نہیں ہے. اور سب سے مین چیز خاص بات جو ہے وہ یہ ہے، ادیب تو ہم سب ہیں، مؤدب کوئی نہیں. مؤدب نہیں ہے، یعنی وہ کریکٹر جس پر ہم لکھ رہے ہیں، لوگوں کو سنا رہے ہیں، خود اپنے اوپر عمل میں نہیں لا رہے ہیں. مجھے کیا چاہیے، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ادیب ہیں سب، مؤدب کوئی مؤدب نہیں ہے. مجھے ایک بندے کے ساتھ ادیک شدیک ٹھیک ہے، وہ سٹیج پہ چڑھ گیا، میں واہ واہ کرنے لگ جاؤں گا، کیونکہ جب میں سٹیج پہ جاؤں گا وہ مجھے واہ واہ کرے گا. لیکن نہ سننے والے کو پتا ہے سنانے والا کیا کہہ رہا ہے، نہ سنانے والے کو پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. اس میں میرے حساب سے جو سامعین ہوتے ہیں، جو ناظرین ہوتے ہیں، شاعر کی بڑی ججمنٹ وہی کر سکتے ہیں. ہاں، وہ لوگ نہیں ججمنٹ کر سکتے اس میں. وہ دیکھیں گے کون کتنا پانی میں ہے، کون کتنا کھڑا اتر رہا ہے اپنے قول و فعل پہ. اب کچھ ادارے ہیں، اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا اپنے ریڈیو اسٹیشن ہو، کلچرل اکیڈمی ہو، یا کہیں پہ کوئی نجی ادارہ ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں ہے، تو ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اس ادب پہ تھوڑی غور و فکر کریں. ہاں، ادب پر غور و فکر کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس میدان میں میری طرح ان شعبہ میں انگلی کاٹ کے شامل ہونا چاہتا ہے، اس پہ بھی حق بنتا ہے کہ وہ کچھ سیکھنے کی جستجو رکھے. ہاں، سیکھنے کی. یہ نہ کہ بس میں نے جیب میں قلم رکھی ہے اور ایک کاغذ رکھا ہوا ہے تو میں ادیب بن گیا. مجھے اگر میں اس فیلڈ میں آ گیا ہوں، اس میدان میں میں نے کوشش کرنی ہے تو پھر محنت کرنی ہے. بہت خوب جناب سراج ثانی صاحب. میں ویورز کو آپ کی دو باتوں کی سمجھ نہیں آئی ہوگی، اس کو میں دوبارہ سے سمجھا دیتا ہوں، کیونکہ آپ کا لہجہ تھوڑا مشکل سا ہوتا ہے تو عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. آپ طنزیہ طور پر بات کرتے ہو تو شاعروں کا مجاز بھی ہوتا ہے طنزیہ. بات بھی سچ ہے کہ عام لوگوں کو بات کی سمجھ نہیں آتی، تو میں اس کو تھوڑا آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تشریح کے طور پر. کہ آپ نے دو لفظ بولے، ایک کیا بولا تھا، ادیب سارے ہیں، مؤدب نہیں. اس میں بہت سارا ایک راز چھپا ہوا ہے. ایک انہوں نے بات بولی کہ واہ واہ کرانے کے لیے واہ واہ کرتے، سودا ہے، سودا گیو اینڈ ٹیک ہے. تو کوئی پوچھتا ہے کہ اس کو کہاں سے کیا فائدہ ہے، یہ پوچھتے ہیں. تو جب کسی قوم کو جگانا ہو، آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے، ویورز ان کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ مؤدب ہونے کا مطلب کریکٹریبل ہونا. کہ اگر کوئی شاعر ہے تو وہ شعر لکھتا ہے، اس کے شعر میں درد ہے، اس میں ہمدردی ہے، اس میں لوگوں کا دکھ سکھ ہے، تو وہ بھی لوگوں کا دکھ سکھ جانے. اس میں کریکٹر ہونا چاہیے کہ وہ خود بھی لوگوں کے دکھ سکھ جانے، اس کا دل اتنا نرم ہو کہ کسی پر ترس کھائے، کسی کی مدد کرنے کے لیے جائے، کسی کے اتنا علم کا پیسہ ہو کہ کسی کا ایک شعر سننے کے لیے بھی
2-2, 3-3 दिन का सफर करके जाए। अगर वो अपना दिन नहीं तोड़ सकता तो उसको हम अदीब नहीं कहेंगे। फिर तो वो कहीं जाता होगा, बोलता होगा, वाह वाह के लिए बोलता होगा। अगर उसको अदब से प्यार है तो जिस स्टेज पर भी उसको मौका मिले उसको हर जगह जाना चाहिए और हर जगह अपना इल्म फैलाना चाहिए। एक और बात इसमें मैं आपकी वसातत से एक और बात गुजार करना चाहता हूँ कि शायराना माहौल नहीं है हमारा। हमारे पास शायराना माहौल है, वो बनाना चाहिए हमें। सामईन जो है, मैं सामने बैठा हूँ, आप स्टेज पे शेयर कह रहे हैं, मुझे उस वक्त ये समझना चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। मुझे आपकी उस बात को पहुंचना है कि आप कुछ पैगाम दे रहे हैं या वक्त जाया कर रहे हैं मेरा भी। मुझे उस चीज का भी ख्याल रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं स्टेज पे हूँ, आपका ये हक फर्ज बनता है कि आप देखो मैं जो स्टेज पे आपके 10-15 मिनट ले रहा हूँ, इससे आपको क्या मिला। जब आप महफिल से बर्खास्त, महफिल हो गई, आप बाहर निकल गए, आप क्या लेकर वहां से जा रहे हैं। आप पे लाजम ये बनता है कि आप मतलब गौर फिक्र से मेरी वहां पे इस्लाह करो। बिल्कुल। और एक बात और आपकी बात से जाहिर हुई, मैं नाजरीन को ये भी बताने चाह रहा हूं, अब इनकी बातें इतनी कीमती हैं कि ज्यादा टाइम नहीं कि हम सारी बातें बता सके। इन्होंने कहा कि समझना चाहिए कि कहने वाला क्या कह रहा है। अब देखो आम लोग जैसे ये सराज सानी साहब यहाँ मेरे स्टेज पर आकर हमारे इस चैनल में बोल रहे हैं, तो इसका मतलब लोग ये सोच रहे होंगे, अब जो कल तक लोग देखेंगे, परसों देखेंगे, आज देखेंगे, जो लोग देख रहे होंगे वो लोग ये गिनेंगे कि इसके व्यूअर्स कितने हैं, इस पर व्यूज कितने मिले। लोगों की ये नजर होगी, मैं आपको आम लोगों की बात बताता हूँ, लोगों की ये नजर होगी कि सदाए गुलजार चैनल वालों को, सराज सानी साहब को वहां बोलने से कितने व्यूज मिले। वो चीज जो है इसमें मैटर नहीं करती। हमने जब ये चैनल खोला तो इस नीयत से खोला कि हम कौम में एक कौम को जगाएं, अदब की तरफ बुलाएं कि जो अदब खत्म हो चुका है, घरों घरों में लड़ाइयां हो रही हैं, फितने फसाद हो रहे हैं, लोगों में अदब नहीं रहा, तहजीब नहीं रही, दर्द नहीं रहा, हमदर्दी नहीं रही, किसी की जान की परवाह नहीं रही, किसी की गरीबी अमीरी की परवाह नहीं रही, किसी में इत्फाक मोहब्बत नहीं रहा। तो इस चीज को लाने के लिए हमने ये इस चैनल का आगाज किया है और ये स्टेज जो है ये खोला हमने इसलिए रखा है। इसमें हमें ये नहीं कि हमें एक व्यूज भी आए, हमें उसकी जरूरत नहीं है व्यूअर्स। इसको आप ध्यान से समझें कि जो हमने बात की, जो सराज सानी साहब ने बात की, क्या हम ये करें तो हमारा समाज सुधरेगा, हमारे लोगों में इंसानियत आएगी, ह्यूमैनिटी आएगी, तो इंसान एक अच्छा कीमती इंसान बनेगा जिसको दुनिया में कोई तारीफ नहीं, नाम याद रहेगा। अल्लामा इकबाल जैसे लोग यहाँ से पैदा हो सकते हैं, गालिब जैसे पैदा हो सकते हैं, मीर तकी मीर, ख्वाजा दर्द जैसे, जिनकी किताबें आज हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उनसे अपना अमल सीधा नहीं कर रहे हैं, अपना आपको सीधा नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरह आज हम कह रहे हैं, आज वो लोग हमारे सामने होते तो हम उनकी महफिल में बैठते, तो व्यूअर्स से एक दिन ऐसा होगा कि लोग कहेंगे आज सराज सानी साहब हमारे पास होते तो हम उनकी बातें सुनते। कौन लोग कहेंगे? आने वाले लोग कहेंगे। आने वाली कौम जो है उस वक्त पहचानेगी। आज के दिन का कोई व्यूज नहीं आएगा, उस दिन सारी कौम व्यूज देगी, हमारे इनके एक एक लफ्ज पर व्यूज देगी, जब वो समझेंगे कि समाज सुधार के लिए इन्होंने जो बातें कही बड़ी कीमती थी। रंजूर साहब, इसमें मैं एक इजाफी बात और करना चाहूंगा कि ये जरूरी नहीं कि कोई इदारा काम कर रहा है तो हमें उस पर डिपेंड रह के बस वही काम करो। हाँ, इस वक्त हमारे पास रेडियो स्टेशन है, हाँ, हमारे पास कल्चरल अकेडमी है, हाँ, हमारे पास और बहुत सारे इदारे हैं, सराय गुलजार है हमारे पास। मतलब आपका जो सराय गुलजार जो ये इस वक्त चैनल चल रही है तो सरकारी नहीं है ना, ये सरकारी नहीं है, ये हर उस शक्ल का है, खिदमत है ना, हमें इससे तनख्वाह मिलती है, ना हम किसी से पैसा ले रहे हैं, ना किसी को दे रहे हैं। हमें किसी इदारे पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, हाँ, हमें अपने लेवल पे काम करना चाहिए। और काम वो करना चाहिए कि ये नहीं कि बस ये समझिए आपके सामने अभी एक शेर पेश करना है, आप मुझे अभी सर्टिफिकेट दे दो, हाँ, कि ये शायर है, नहीं, वो जरूर, ये हमारी खाम ख्याली है। हाँ, अदब में कोई भी सिनफ हो, मंजूम अदब हो या किसी भी किस्म का अदब हो, इसका फैसला आने वाली सदी करेगी कौन कितना पानी में था, कौन कितना पानी में। अब आप मेरे बारे में
बहुत सारी तारीफें और कलावे मार मार के आप मेरी तारीफें कर दो, मैं आपके गुण गाने शुरू हो जाऊं, तो व्यूअर्स मुअज़्ज़ज़ जो हमारे मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स है, तो वो फैसला करेंगे हमारी गैर मौजूदगी में, अपनी अपनी जगह पे वो हमारा फैसला करेंगे कि हमने क्या बोला, कौन कितना पानी में था, कौन कितने पानी में था। अदब तख्लीक होना चाहिए, अदब पे कायम होना चाहिए। किसी इदारे के साथ मुंसलिक रह के अपनी इंसान अपने इंफरादी तौर पे भी इंसान काम करना चाहिए, लेकिन इदारों से भी राब्ता रखो। हाँ, हमारे रेडियो स्टेशन में हमारा उसके साथ राब्ता रखो, हमारा कल्चरल अकेडमी उसके साथ हमारा सदाए गुलजार इसके साथ राब्ता रखो, और बहुत सारे हमारे ऐसे अंजुमने हैं, अदबी अंजुमने जो हम तक नहीं पहुंच पाते हैं, और हम खुद उनके पास चल के कहेंगे भाई हम शामिल होना चाहते हैं, भी इसमें अपना हिस्सा डालने का हमें भी मौका दीजिए, हम कौम की खिदमत करें। अब मैं अपनी जगह पे बैठा, ठीक है, मैं अपने ढंग से मैं कर रहा हूं, लेकिन जब तक किसी प्लेटफार्म पे सामने नहीं आएगा बंदा, समझो तराजू पे नहीं तुलेगा। प्लेटफार्म में तराजू है बिल्कुल। तो आपने घर घर लेके इतना सारा सिस्टम, इतना सारा निजाम जो यहाँ पे आपने इतनी सारी सजावट कर रखी है, इतना आपने सामान ला के रखा है, इसको आप कितनी गाड़ियां अरेंज करोगे कि घर घर लेकर घूमो के करीब को ले आओ। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे मेरे लिए ये लाजमी बनता है कि आपने जैसा कि मुझे कहां से, मतलब कश्मीर के किस कोने से उठा के आपने मुझे यहाँ बुला के मतलब मुझे मौका दिया बोलने के लिए, तो ये मुझे चाहिए था करना आपसे राब्ता के क्या मुझे टाइम मिल सकता है। बिल्कुल। हाँ, अगर मैं अपनी ईगो में बैठा हूँ, हाँ, फिर वो ईगो कुछ काम आने वाली नहीं है। वो तो अदब में इन चीजों का तो नाम मैं एक बात नहीं बोलना चाहता था, सराज साहब ने ये बात और याद करा दी कि ये जैसे खुद वहां से चल के यहाँ आए, इस तरीका से मैं कहना चाहता हूँ व्यूअर्स के जो लोग भी हैं, जिस जबान के भी हैं, डोगरी के हैं, पंजाबी के हैं, हिंदी के हैं, अदब के लिए किसी जबान की कैद नहीं है, किसी जबान की कैद नहीं है। हमारे सदाए गुलजार चैनल पर आप आ सकते हैं और अपने विचार यहाँ पर रख सकते हैं, और यहाँ ये इंटरनेशनल चैनल है, आपकी आवाज ये जो है सारी वर्ल्ड तक पहुंचेगी, हर जगह कोने कोने तक पहुंचेगी। क्योंकि जब हमने ये मैंने जब ये चैनल की आगाज किया था, स्टार्ट किया था, तो मैंने अपने जम्मू कश्मीर से नहीं किया था, मैंने इसको अमेरिका और यूएसए से स्टार्ट किया था, और वहां तक भी मेरे व्यूअर्स हैं लोग, तो हम वहां से मुड़ के मैं अंदर की तरफ आया हूं, अब ये लोग मेरे पास आने लगे हैं। तो ये चैनल आपके लिए खुला है, इसमें पैसा नहीं लगता, इसमें सिफारिश नहीं लगती कि मेरा नाम लिखो, इसमें ये नहीं लगता कि बारी हमें कब मिलेगी। आपके लिए हर टाइम जब भी आप आए, आपके लिए 24 घंटे ही इसके दरवाजे खुले हैं, कभी भी आकर अपना प्रोग्राम यहाँ शो कर सकते हैं और अपने कौम की खिदमत कर सकते हैं इस स्टेज से। तो कौम की खिदमत करने का मौका मिले अगर किसी को, तो ये बहुत सुकून आएगा जो आदमी किसी बगैर लालच के कौम की खिदमत कर रहा है। आज आपको नहीं पता चलेगा तो आपकी आने वाली नस्लों में वो अदीब जो यहाँ आकर इस स्टेज पर अपना हिस्सा देंगे, उनको आने वाली नस्लों में उनकी नस्लें याद करेंगी कि हम उस नस्ल के हैं, हमारे बाप दादा वो थे जिन्होंने ऐसे ऐसे बड़े कौम की खिदमत की और अदब को आगे फैलाया। जब अदब खत्म हो रहा था तब उन्होंने अदब को संभाला। तो हम बगैर किसी तरह के, बगैर किसी सहारे के हम इसको अदब को आगे ले रहे हैं। तो आप लोगों के जिम्मे है कि आप आओ और इसको आगे चलाओ। ये मेरा चैनल नहीं है, आप सब लोगों का चैनल है। तो टाइम की किल्लत है, इसलिए मैं सराज साहब से अर्ज करता हूं कि हमारा उर्दू का टॉपिक चल रहा है, तो ये उर्दू के साथ अपनी शायरी की एक छोटी सी झलक हमें दिखाएंगे, व्यूअर्स आप सबके सामने रखेंगे ये अपना कलाम। तो आप उर्दू की कोई गजल या कोई गीत हमारे सामने रखेंगे जिससे व्यूअर्स शुक्रिया रंजोर साहब का मौका मिले। गजल के चंद एक अशार में आपकी खिदमत में रखने की जसात रखूंगा कि जी, तूने मुस्कान जो होंठों पे सजा रखी है
ओहो हो, पहला ही शेर और इतना अच्छा। तूने मुस्कान जो तूने मुस्कान जो होठों पे सजा रखी है, खूब एक शम्मा है अंधेरों में जला रखी है। ओहो, खूब एक शम्मा है अंधेरों में जला रखी है। वाह जी वाह। तूने मुस्कान जो होठों पे सजा रखी है, खूब एक शम्मा है, हाँ, खूब एक शम्मा है अंधेरों में जला रखी है। अंधेरों में जला रखी है। जिंदगी आग है, सहरा है, धूप है, ताहम। जिंदगी आग है, सहरा है, धूप है, ताहम। खुदा का शुक्र कि जुल्फों की घटा रखी है। जुल्फों की, खुदा का शुक्र कि जुल्फों की घटा रखी है। मैं था शोलाए बियाबां वो ओस गुलशन की, मैं था शोलाए बियाबां वो ओस गुलशन की। मत करी दो कि अब राख बुझा रखी है। वाह वाह वाह। मत करी दो कि अब राख बुझा रखी है। याद है मखमरे गम है और पतझड़ का समा। याद है मखमरे गम है और पतझड़ का समा। पतझड़ का हवा से कह दो कि चिंगारी है दबा रखी है। तो किस नादान को शक को शुबहा तुम्हारा हो। ओहो, किस नादान को शक को शुबहा तुम्हारा हो। कत्ल करने को जो हमदर्द अदा रखी है। ओहो, कत्ल करने को जो हमदर्द अदा रखी है। हाँ, दिबू की अदाएं। इम्तिहान ज़ब्तो बेबसी का मेरी क्या लोगे। इम्तिहान ज़ब्तो बेबसी का मेरी क्या लोगे। मैंने धड़कन भी सीने में छुपा रखी है। खिलशे खारे मुगीना है याद वो माजी। खिलशे खारे मुगीना है याद वो माजी। कैसे आदि है और आदत भी क्या रखी है। कैसे आदि है और आदत भी क्या रखी है। खून बेसाख्ता करके दुहाई देते हैं। खून बेसाख्ता करके दुहाई देते हैं। ताजियत को भी क्या रस्म रवा रखी है। देख कर हंसते हैं क्यों जीस्त को जमाने को। जीस्त को जमाने देख कर हंसते हैं क्यों जीस्त को जमाने को। वही है सूरत जो तेरी चाहत ने बना रखी है। क्या गिरबां भी एहसास से बू नहीं देता। क्या गिरबां भी एहसास से बू नहीं देता। या फिर लज्जत भी कुछ ऐसी चखा रखी है। एक न एक दिन तो जमाने की नजरें देखेंगी। ओहो, एक न एक दिन तो जमाने की नजरें देखेंगी। एक न एक दिन वीडियो को इसी में बंद कर दिया। एक न एक दिन तो जमाने की नजरें देखेंगी। वही खसलत जो नीयत में मिला रखी है। वही खसलत जो नीयत में मिला रखी है। ओहो, लोग तो मरने पे जीने को तरजीह देते हैं। लोग तो मरने पे जीने को तरजीह देते हैं। अपनी मौत भी जिंदगी ने सता रखी है। अपनी मौत भी जिंदगी ने सता रखी है। सिराज गजल गई सब कुछ मिटा दो ले जाओ। तो उसका कन्हैया शेर है। जी जी। सिराज गजल गई सब कुछ मिटा दो ले जाओ। जहां हथेली पे लिए दाव पे लगा रखी है। तूने मुस्कान जो होठों पे सजा रखी है। खूब एक शम्मा है अंधेरों में जला रखी है। बहुत खूब जी, बहुत खूब। अल्लाह हाफिज। बहुत